जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, जहां भी जीएस आपका पूछा जा रहा है, जहां भी आपका जीके पूछा जा रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का इसमें संकलन है सभी सब्जेक्ट से। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है मेहनत करके। ठीक है, तो आज का आपको ऊर्जावान बनाने के लिए एक कोट लिखा है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, तो इस बात का रोना नहीं करते हैं कि आज ये नहीं है, ये नहीं हमारे पास, ये नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से क्या होता है कि आपका टाइम भी बर्बाद होता है और आपका समय भी क्या होता है, आपका उम्र भी क्या है, निकलती जाती है। ठीक है, तो उम्र रहते, समय रहते अगर चीजों को कर लिया जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी समय है, अभी उम्र है, तो अच्छे से मेहनत कर ली जाए और फिर नौकरी लेकर के अपने माँ बाप का सपना पूरा किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रश्न आपका है, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से टावो मठ किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, जो टावो मठ है आपका, जो टावो मठ है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है हिमाचल प्रदेश। तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपका टावो मठ पड़ता है। टावो मठ के साथ साथ अगर मैं नामग्याल की बात करूं, नाम ग्याल की बात करूं तो नामग्याल मठ भी कहां पर है आपका, नामग्याल मठ, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां पर कौन सा मठ पड़ता है आपका, तवांग मठ पड़ता है। कौन सा, तो तवांग मठ कहां पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर मैं लद्दाख की बात करता हूं तो आपके एक तो हो जाएगा हेमिस, एक आपका हेमिस हो जाएगा। ठीक है, और एक एक आपका हो जाएगा थिक्से। कौन सा, थिक्से। तो ये दो जो मठ हैं आपके, ये कहां पर पड़ते हैं आपके, लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में दो मठ हैं, हेमिस मठ और थिक्से। आपका नामग्याल मठ और आपका तवांग मठ कहां पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि सिक्किम में, अगर सिक्किम की बात करूं तो आपका रूम टेक हो जाएगा। कौन सा, तो रूम टेक, जो आपका रूम टेक जो मठ है वो आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, हेमिस मठ, थिक्से मठ लद्दाख में है, नामग्याल मठ, तवांग मठ आपका हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ पड़ता है और सिक्किम में आपका रूमटेक मठ पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। तो जो बहमनी साम्राज्य था वो बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है बी, यानी कि मराठी। तो मराठी राजभाषा थी बहमनियों की। तो बहमनी कहीं दक्षिण में एक साम्राज्य चल रहा था। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, ठीक है, तो हसन गंगू नाम से एक व्यक्ति था, हसन गंगू नाम से एक व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना करी थी। इसकी स्थापना करी थी हसन गंगू ने 1347 में। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, ठीक है, तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर आपका राजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत पर कौन राज कर रहा था, तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का राजा मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है और हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगर मैं बहमनी साम्राज्य की बात करता हूं तो यह पांच पांच क्षेत्रों में विभाजित था। ठीक है, एक था आपका गुलबर्गा, चार क्षेत्रों में था, सॉरी, एक था आपका गुलबर्गा, ठीक है, एक था आपका दौलताबाद, दूसरा आपका, तीसरा था बरार, ठीक है, बरार, और एक था आपका बीदर। ठीक है, तो ये चार क्षेत्रों में आपका बहमनी साम्राज्य विभाजित था। अगर बहमनी साम्राज्य की शुरुआती राजधानी की बात करूंगा तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो शुरुआती राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। ठीक है, जो हसन गंगू ने इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है मराठी। तो मराठी बहमनी साम्राज्य की एक राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपको पता है कि तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, भारतीय राजनीति की प्रतिक्रिया को या भारतीय राजनीति को कैसे व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, उसके लिए गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन था वो लंदन में किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में इनका आयोजन किया गया था। अगर पहले की बात करूं तो आपका 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन,
दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इन अगर तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करूं तो जो ब्रिटेन का पीएम था वो कौन था आपका? तो ब्रिटेन का पीएम होने वाला है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगर मैं इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात करूं तो एकमात्र भारत से कह सकते हो कि भारत से भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या करा था? इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करा जाए तो कांग्रेस ने एकमात्र, यानी कि कांग्रेस ने इस दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और किसके रूप में लिया था? यानी कि गांधी जी स्वयं इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, तो अगर मैं क्लीमेंट एटली की बात करता हूं तो क्लीमेंट एटली जो था आपका, जब भारत आजाद हुआ था तो 1947 के समय, यानी कि आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन था? तो ब्रिटेन का पीएम। अगर मैं पूछूं आपसे कि भारत को जब आजादी मिली तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली हो जाएगा। अगर मैं चर्चिल की बात करता हूं तो चर्चिल, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर मैं एओ ह्यूम की बात करता हूं तो ये कौन था? तो कांग्रेस का संस्थापक था। कौन था? तो कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1885 में पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो बंबई में। ठीक है, बंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में पाया जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरी एक गुजारिश है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि जो नए क्वेश्चन आपको या जो ऑप्शंस एक्सप्लेन होते हैं तो उनको आप नोट डाउन कर लिए। ठीक है, कर लीजिएगा, और उसके बाद उसको जब एग्जाम टाइम आए तो रिवीजन में आपको सहूलियत मिलेगी, है ना। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन होने वाला है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। ठीक है, अगर मैं रसखान की बात करता हूं तो रसखान की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपके रसखान है। ठीक है, शूद्रक की बात करता हूं तो शूद्रक ने आपका क्या लिखा है? मृक्ष कटिकम लिखी है ना, मृक्ष कटिकम। तो मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? तो आपके शूद्रक हो जाएंगे। वहीं वात्स्यायन की बात करता हूं तो कामसूत्र नाम से जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो वात्स्यायन ने लिखी है ना। तो रसखान की पुस्तक कौन सी है? प्रेम वाटिका हो जाएगी। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो जाएगी। शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मृक्ष कटिकम, और वात्स्यायन की पुस्तक का नाम है कामसूत्र। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन? वैज्ञानिक तो कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि सीबी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने एक खोज की थी। तो 28 फरवरी 1928 को एक खोज की थी, और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी? रमन प्रभाव की, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार तो कब मिला था? 1930 में। किसके लिए मिला था? तो आपका रमन प्रभाव के लिए। कब खोज की थी? 28 फरवरी 1928 को। और भारत में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी खोज के पीछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी 1928 से। 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी सीबी रमन साहब ने, और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये पहले वैज्ञानिक बन गए थे भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूं तो पहले ये भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनकी कृति कौन सी थी? तो गीतांजलि के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो 1913 में। 1913 में साहित्य के लिए पहले भारतीय बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर आचार्य विनोबा भावे की बात करूं तो ये पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपके आचार्य विनोबा भावे। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो ये
ये कौन से नंबर के आपके, ये 2002 से लेकर के और 2007 तक भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो 11वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे, भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कब से कब तक, तो 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, अगर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं कुछ पुस्तकों की बात करता हूं तो विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगर मैं एक और की बात करता हूं तो इंडिया 2020, तो ये भी पुस्तक किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। ठीक है, और एक और होती है इसकी इनकी पुस्तक जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड। तो इग्नाइटेड माइंड किसकी है, इग्नाइटेड माइंड, तो ये भी आपकी पुस्तक किनकी है, तो ये भी आपकी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक था। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड, जो इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से यकृत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लीवर का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपका हिपैटोलॉजी क्या कहलाता है, यकृत का अध्ययन, तो हिपैटोलॉजी कहलाता है। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी अगर कहोगे तो ऊतक के अध्ययन को आप हिस्टोलॉजी कहते हो। वही हिमेटोलॉजी की बात करेंगे तो रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। और साइटोलॉजी में आपको पता है कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं, वही हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को कहते हैं और हिमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। अगर यकृत के दिवस की बात करूं तो 14 अप्रैल को यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सफेद सोना किसे कहते हैं। ठीक है, तो सफेद सोना किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये है आपका, है ना। तो सफेद सोना किसको कहते हैं, प्लेटिनम को। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, सफेद सोना। अगर मैं आयरन पायराइड्स की बात करूं तो आयरन पायराइड्स को आप झूठा सोना के नाम से जानते हो। इसको या तो झूठा सोना कह लीजिए या इसको कहा जाता है मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो मूर्खों का सोना और झूठा सोना के नाम से आयरन पायराइड्स को जाना जाता है। अगर मैं पारे की बात करूं तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है, तो आपका पारे को कहा जाता है। वही सिल्वर आयोडाइड की बात करता हूं तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, किसके लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए आपका सिल्वर आयोडाइड का सहारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है बी, यानी कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या लागू किया गया था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, भारत में अगर इसकी बात करूं तो कब से इसको लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद अगर मैं 100वें संविधान संशोधन की बात करता हूं तो जो 100वां संविधान संशोधन है आपका, उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का स्थानांतरण किया गया था। तो भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण किस संशोधन के द्वारा किया गया, 100वां संविधान संशोधन था। 101 में आपका जीएसटी था। वहीं आपका 102 की बात करूं तो इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया आपका 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इस आयोग को एक संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा
गया, यानी कि 338 खा संविधान के संशोधन में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। तो इस आर्टिकल के द्वारा क्या किया गया, इस आयोग को जोड़ा गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा होता है, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर मैं 103वें संविधान संशोधन की बात करूं तो इसमें आपका ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस है यानी कि आर्थिक वंचना के आधार पर, आर्थिक वंचना के आधार पर जो पिछड़े लोग हैं, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण यहां पर देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो 100 में क्या किया गया, 100वां संविधान संशोधन जो था, भारत बांग्लादेश के बीच में आपका सीमाओं का बंटवारा था, यानी कि स्थानों को, कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों को भारत में लिया गया। वहीं 101 की बात करता हूं तो भारत में जीएसटी को लाया गया और इसको लाने की डेट थी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। 102वां जो संविधान संशोधन था, भारतीय संविधान में 338 खा जोड़ करके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। वहीं 103वां संविधान जो संशोधन था आपका, वहां आर्थिक वंचना के आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति कब बनी। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो कब बनी थी आपकी, वो बनी थी आपकी 1957 में। कब बनी थी, 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी आपकी पहली समिति थी जो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बनी थी। कब बनी थी, 1957 में। अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करता हूं तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। कितनी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय कौन कौन से, अगर मैं त्रिस्तरीय की बात करूंगा तो सबसे ऊपर आपका जिला होना चाहिए, यानी कि जिला परिषद होनी चाहिए जिले पर, है ना। उसके नीचे आपका जो आपके ब्लॉक होते हैं, होते हैं उस पर ब्लॉक समिति होनी चाहिए। तो ब्लॉक पर क्या होना चाहिए, ब्लॉक समिति होनी चाहिए। और गांव में आपकी ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो गांव में क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये आपकी गांव में बात की गई। ठीक है, और ये आपकी ब्लॉक पर बात की गई और ये आपकी जिले पर बात की गई, जो जिला एक परिषद होगी। ठीक है, तो जिला पंचायत की बात करी गई जिले पर, ब्लॉक समिति की बात करी गई ब्लॉक पर, और ग्राम पंचायत की बात करी गई आपकी ग्राम पर। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने करी थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। कब आई थी, 1957 में। 1977 की बात करता हूं तो अशोक मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज को लागू करने की बात की थी। इन्होंने ब्लॉक समिति को हटा दिया था, जिला और ग्राम को रखा था। उसके बाद अगर 1985 की बात करता हूं तो 1985 में आपकी GVK समिति बनी। कौन सी, GVK समिति बनी। ठीक है, ये भी क्या थी, ये भी आपकी पंचायती राज से संबंधित थी। अगर 86 की बात करूं तो LM सिंघवी समिति 1986 में बनी। ठीक है, तो 1986 में समिति कौन सी बनी थी, तो LM सिंघवी समिति 1986 में बनी। 1985 में GVK समिति बनी। 1977 में अशोक मेहता समिति बनी और वहीं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने मतलब कह सकते हो सिफारिश की थी। और इन्हीं को विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। अगर भारत में विकेंद्रीकरण का जनक मानोगे तो किस समिति को कहा जाता है, तो आपकी बलवंत राय मेहता समिति को, है ना, तो विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में आपको बताना है कि कितने प्रकार के आपातकाल हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करूं 352, कौन सा, 352, तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करने वाला अनुच्छेद है 352। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब 3 आधार में से कोई एक हो, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, अचानक से किसी देश ने या किसी ने क्या कर दिया, हम पर आक्रमण कर दिया हमारे देश पर, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है या तो युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाए, या तो युद्ध हो जाए किसी से, या तीसरा सेना क्या कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे। तो सेना क्या कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे, है ना। तो सशस्त्र विद्रोह यानी कि जो सैनिक हैं वो क्या कर दें, वो विद्रोह कर दें। पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था तो उसको हटा करके, ठीक है, तो उसके
उसको हटा करके यहां पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। तो 352 तीन आधारों पर लगता है, बाह्य आक्रमण हो या किसी के साथ युद्ध हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो ये कौन सा आपका राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था करता है? 352। ठीक है, पहला। दूसरा आपातकाल है आपका 356। कौन सा है आपका? तो 356 अनुच्छेद 356 में आपके राष्ट्रपति शासन की बात कही जाती है। किसकी? राष्ट्रपति शासन की बात कही जाती है। ठीक है, तो दूसरा आपातकाल हो गया। और तीसरा आपातकाल है आपका अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही जाती है। किसकी? वित्तीय आपातकाल की बात कही जाती है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है। तो तीन तरह के आपातकाल की बात भारतीय संविधान में कही जाती है। पहला 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो कौन सा है आपका? तो आपका नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, है ना। अगर मैं नीलगिरी की बात करूं तो ये आपका तमिलनाडु, ये आपका केरला और आपका कर्नाटक तीनों राज्यों में फैला हुआ एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसको 1986 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं अगर नंदा देवी की बात करूं तो ये आपका उत्तराखंड में है और इसको 1988 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नोकरेक की बात करता हूं तो यह आपका मेघालय में पड़ता है। कहां पर? मेघालय में, और इसको भी 1988 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगर भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करता हूं तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी था। इस क्वेश्चन में इतना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो है आपकी कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान है। अगर मैं हैदराबाद की बात करता हूं तो हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अगर तेलंगाना की बात करूं तो 2 जून 2014 को यह भारत संघ का 28वां राज्य बना था, जिसकी राजधानी क्या थी? आपकी हैदराबाद थी। अगर हैदराबाद की और बात करता हूं तो यहां पर आपको चार मीनार कहां पर देखने को मिलेगी? तो आपको ये हैदराबाद में देखने को मिलती है। अगर मैं नागपुर में बात करता हूं तो नागपुर में किसका मुख्यालय है? तो नागपुर में आपका नीरी का मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, नीरी का जो मुख्यालय वो कहां पर है? आपका नागपुर में। लेह की बात करता हूं तो ये आपका लद्दाख की राजधानी है। किसकी? लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी यानी कि भारतीय संघ का एक राज्य है जिसको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कहा जाता है, उसकी राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कि कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किसकी है? तो मीठे पानी की झील है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका बी यानी कि सुपीरियर। जो सुपीरियर झील है वो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर मैं टंगानिका की बात करता हूं तो टंगानिका में तो ये क्या है? सबसे बड़ी, सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? आपकी टंगानिका। तो देखो ये सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की तो उसको सुपीरियर कहते हैं। सबसे लंबी जो मीठे पानी की झील है उसको टंगानिका कहते हैं। और यह दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है। दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? दूसरी सबसे गहरी झील भी कौन सी है? तो टंगानिका है। कौन सी है? टंगानिका। अगर मैं कैस्पियन सागर की बात करता हूं तो ये आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी कैस्पियन सागर है। ठीक है, अगर विक्टोरिया झील की बात करूं तो ये आपका नील नदी का उद्गम है। नील नदी का उद्गम है। ठीक है, नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वहीं अगर मैं बात करूं टंगानिका की तो सबसे लंबी मीठे पानी की झील है और दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो भी आपकी टंगानिका है। अगर मैं पहली सबसे गहरी झील की बात करता हूं तो वो आपकी बैकाल झील हो जाएगी। तो बैकाल झील क्या है? तो ये सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा महाद्वीपीय सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था कि इनका कहना था कि कार्बोनिफेरस युग में जो आपका पूरा स्थलखंड था, पूरा समग्र स्थलखंड एक जगह जमा था, यानी कि स्थलखंड एक जगह जुड़ा हुआ था, ठीक है। समग्र स्थलखंड एक जगह जुड़ा हुआ था। जो स्थलखंड था उसको इन्होंने नाम दिया था पैंजिया, इसको क्या नाम दिया था, पैंजिया। और जो इसके चारों ओर जो जलमग्न क्षेत्र था यानी कि जल से भरा क्षेत्र था, उसको इन्होंने पैंथालासा कहा था। क्या कहा था, तो पैंथालासा कहा था। तो कालांतर में इसमें क्या हुआ, इसमें इसका मतलब फैलना स्टार्ट हुआ, ऐसे कह सकते हो कि महाद्वीपों का विस्थापन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो ये जो आपका स्थलखंड वाला क्षेत्र था, इसमें दो दरारें पड़ी, एक आपकी नॉर्थ की तरफ गई और एक आपकी साउथ की तरफ गई, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसके पीछे कारण बताया जाता है। तो नॉर्थ में जो गया उसको आप लॉरेंसिया के नाम से जानते हो। जो नॉर्थ में स्थलखंड जो आपका पैंजिया का टूट करके नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ क्या, इक्वेटर से ऊपर वाला भाग आपका लॉरेंसिया कहा गया। और जबकि जो दक्षिण में भाग रह गया था उसको आपने क्या नाम दिया, गोंडवाना। क्या नाम दिया, गोंडवाना, ठीक है। तो भारत किसका हिस्सा है, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं हटिंगटन, रिटर और रेट जेल की बात करता हूं तो ये आपके निश्चयवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे ये, निश्चयवाद के। निश्चयवाद सिद्धांत क्या कहता है कि निश्चयवाद सिद्धांत यह कहता है कि प्रकृति के द्वारा मानव की सारी जो क्रियाएं हैं वो पूर्व निर्धारित हैं। कैसी हैं, पूर्व निर्धारित हैं, उसमें मानव ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो संभावनाएं कम है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की मानव की। जो भी चीजें हैं मानव की सब क्या है, फिक्स हैं पहले से ही। तो ये था निश्चयवाद। निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, हटिंगटन, रिटर और रेट जेल। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। तीन आप याद रखिएगा, हटिंगटन, रिटर और रेट जेल, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो जो बेगम हजरत महल की मृत्यु थी, सबसे पहले अगर बेगम हजरत महल की बात करूं तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था क्रांति का, तो लखनऊ से नेतृत्व किया था। और लखनऊ से जब नेतृत्व कर रही थी तो ये हार करके वहां से कहां पर भाग गई थी, तो ये भाग गई थी आपकी नेपाल में। और नेपाल में इनकी मृत्यु कहां पर होती है, काठमांडू में। तो काठमांडू में किस जगह मृत्यु होती है, तो काठमांडू की जामा मस्जिद में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जामा मस्जिद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होने वाला है, नेपाल। तो बेगम हजरत महल की मृत्यु कहां पर होती है, नेपाल में। इन्होंने कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये आपका नेतृत्व किया था लखनऊ से, ठीक है। उसके बाद अगर भारत की बात करूं तो भारत की राजधानी है आपकी नई दिल्ली। क्या राजधानी है, नई दिल्ली। और इसके अगर मैं करेंसी की बात करूं तो रुपया, भारतीय रुपया इसका क्या है, इसकी करेंसी है। बांग्लादेश की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी की बात करूंगा ढाका हो जाएगी, और इसकी करेंसी की बात करूं तो टका हो जाएगी, ठीक है। वहीं पाकिस्तान की बात करूंगा तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद हो जाएगी, इस्लामाबाद। और इसकी जो आपकी करेंसी है वो आपकी पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी हो जाएगी। वहीं नेपाल की बात करूंगा तो काठमांडू इसकी राजधानी है और इसका जो करेंसी है वो आपके नेपाली रुपया है। क्या है, नेपाली रुपया इसकी करेंसी है, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रचलित जो खराज क्या था। तो प्रचलित जो खराज था वो क्या था, ठीक है। तो आपको बता दें कि खराज जो था एक प्रकार का कर था। क्या था, एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है। तो ये किस पर लगाया जाता था, तो ये लगाया जाता था आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। तो उसको क्या कहा गया, उसको खराज कहा जाता था। अगर मैं मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर की बात करूं तो उसको नाम दिया गया था उस्र। क्या नाम दिया गया था, उस्र। तो उस्र सल्तनत काल में प्रचलित मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था आपका खराज। वहीं मुसलमानों से अगर
वहीं आपके मुसलमानों से धार्मिक कर की बात करूं तो वो आपका जकात होता था, ठीक है। वहीं आपके गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर होता था, तो जो आपका धार्मिक कर होता था उसे जजिया कहते थे। क्या कहते थे? जजिया। तो जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जबकि मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था जकात। और यह जकात कौन सा भाग होता था? तो कुल संपत्ति का, यानी कि जो भी संपत्ति मुसलमानों के पास होती थी तो वो 40वां हिस्सा होता था। आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो ये एक ऐच्छिक कर था। अगर मैं जजिया की बात करता हूं तो भारत में इसको लाने वाला कौन था? तो एक अरब का एक आक्रांता था जिसने सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रांत में, जहां उसने अपनी विजय हासिल की थी, उस प्रांत में जजिया को लगाया था। और जजिया क्या था? गैर मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों को छोड़ करके जितनी भी धर्म है उन पर, सब पर क्या लगता था? जजिया लगता था, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अशोक के अभिलेखों में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी भी मिलती है, खरोष्टी भी मिलती है, ग्रीक भी मिलती है और एक लिपि मिलती है आपकी अरमाइक। तो 4 लिपियों का अशोक ने अपनी अभिलेखों में प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये सभी इसका क्या होने वाला है? सही ऑप्शन होने वाला है। अगर मैं ग्रीक और अरमाइक की बात करूं, ठीक है, जो आपकी ग्रीक लिपि है और आपकी अरमाइक लिपि है, ठीक है, तो इस दोनों में, जो इन दोनों में आपके जो अभिलेख मिले हैं, वो दोनों में अभिलेख मिले हैं आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। अफगानिस्तान क्षेत्र से आपके दोनों लिपियों में इसके अभिलेख मिले हैं। जबकि मैं खरोष्टी की बात करता हूं तो खरोष्टी में जो आपका सहवाज गढ़ी वाला जो अभिलेख है वो आपका किस लिपि में है? तो वो आपका खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि की अगर एक विशेषता बताने की कोशिश करूं तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली एक लिपि है, ठीक है। तो ये किधर से स्टार्ट होती है? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि। और जो शेष भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सब किस में मिले हैं आपके? तो वो मिले हैं आपके ब्राह्मी लिपि में। तो शेष भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अगर मैं ग्रीक और अरमाइक की बात करूं, अफगानिस्तान से जितने भी अभिलेख मिले हैं वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में है। जबकि खरोष्टी लिपि, सहवाजगढ़ी अभिलेख जो आपका पाकिस्तान से मिला है, कहां से? पाकिस्तान से, ठीक है। तो इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि खरोष्टी है। और खरोष्टी लिपि की एक विशेषता है कि वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने चेचक के टीके का आविष्कार किया था? ठीक है, तो चेचक के टीके का आविष्कार आपका किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये और अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगर मैं मैकुलन की बात करूं तो इसने किसका आविष्कार किया था? इसने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो विटामिन ए की खोज की थी। वहीं आपके हॉलकट की बात करूं तो इसने किसकी खोज की थी? तो विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। ठीक है, विटामिन बी की भी खोज किसने की थी? तो आपका मैकुलन ने। वहीं बेंटिक की बात करता हूं तो बेंटिक ने एक तो आपका इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, इंसुलिन हार्मोन, और डायबिटीज की खोज करने वाला भी यही था। ठीक है, तो डायबिटीज और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो आपका बेंटिक ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की, वही हॉलकट ने विटामिन सी की खोज की, वही बेंटिक ने इंसुलिन और डायबिटीज बीमारी की खोज की थी। अगर मैं विटामिन की खोज की बात करूं तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो वो आपका फंक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो विश्व खाद्य दिवस है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अगर मैं 11 जुलाई की बात करूं तो जनसंख्या दिवस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जनसंख्या दिवस कब देखने को मिलता है? ठीक है, तो 11 जुलाई को। 29 जुलाई की बात करूं तो बाघ दिवस देखने को मिलेगा आपको। कौन सा? बाघ दिवस देखने को मिलेगा। और 10 मार्च की बात करूं तो CISF स्थापना दिवस आपका 10 मार्च को मनाया जाता है। अगर CISF के गठन की बात करूं तो 1969 में इसका गठन होता है। और CISF की फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसको कहा जाता है। और 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में आपको उथल पुथल देखने को मिली थी, जहां मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था और नायब सिंह सैनी को क्या बनाया गया? NDA की तरफ से आपका मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है,
तो और अगर मैं नायब सिंह सैनी की बात करूं तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो नवनिर्वाचित हैं, अभी हुए हैं। उसके बाद भजन शर्मा की बात करूं तो ये आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अभी ये भी रिसेंट ही आपके नियुक्त हुए थे। और आपके नीतीश कुमार की बात करूं तो ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर इस आपको इस आज की क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम का, और वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।